साइको किलर की सीक्रेट फाइल अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं विवेक श्रीवास्तव। साइको किलर की सीक्रेट फाइल, वो फाइल जिसके पन्नों में क्या दर्ज है, कोलकाता रेप और मर्डर केस का पूरा सच क्या है, इन सवालों का जवाब पूरा का पूरा देश जानना चाहता है। देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने भी केस का स्वतः संज्ञान लेते हुए मंगलवार को सुनवाई की तारीख तय कर दी है। इधर केस को लेकर हर बदलते दिन के साथ हो रहे खुलासे किसी बड़ी साजिश की ओर इशारा कर रहे हैं। वो साजिश जिसके तार मानव तस्करी, ड्रग्स, सेक्स रैकेट और करप्शन के बांग्लादेश कनेक्शन से जुड़ रहे हैं। दावे चौंकाने वाले हैं। हॉस्पिटल में रेप और मर्डर, कौन सा राज जानती थी ट्रेनी डॉक्टर। निर्भया से दरिंदगी, पीछे मानव अंगों की तस्करी। करप्शन और काला कारोबार, सच छिपाने के लिए खूनी वार। आरजीकर अस्पताल के रेप और मर्डर केस में हर बदलते दिन के साथ एक नया खुलासा होता जा रहा है। 9 अगस्त की घटना को लेकर अब नया दावा किया गया है। दावा हॉस्पिटल में मानव अंगों की तस्करी का है। ऐसा भी दावा किया जा रहा है कि आरजीकर अस्पताल में कई तरह के गोरख धंधे चल रहे थे, जिसकी जानकारी संभवतः इस ट्रेनी डॉक्टर को मिल गई थी। रेप और मर्डर केस में यूं तो पहले दिन से ही बड़ी साजिश की आशंका जाहिर की जा रही है। अब सीबीआई की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, चौंकाने वाली जानकारी सामने आ रही है। सबसे बड़ा दावा हॉस्पिटल में मानव अंगों के अवैध कारोबार से जुड़ा है। कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज में बहुत सारा रैकेट चलता था। ऑर्गन भी यहाँ से मतलब दूसरा जगह में जाते थे, उसका भी रैकेट चल रहा था। डेड बॉडी को लेकर रैकेट चल रहा था, महिला को लेकर रैकेट चल रहा था। माना जा रहा है कि ट्रेनी डॉक्टर अवैध कारोबार से पर्दा हटाना चाहती थी, जिससे उसे रोकने के लिए ही उसे रास्ते से हटा दिया गया, जबकि घटना को सामान्य दिखाने के लिए हत्या से पहले रेप किया गया। आरजीकर अस्पताल में यूं तो करप्शन के दाग कई लगे हैं, लेकिन अब मानव तस्करी के दाग भी आरोप के तौर पर आ रहे हैं, जो विपक्ष लगा रहा है और बीजेपी के पूर्व सांसद इस पर सवाल उठा रहे हैं। पर आखिरकार सच्चाई है क्या, ये जानने में अभी समय लगेगा। केस की जांच कर रही सीबीआई 2 दिन में 19 लोगों से पूछताछ कर चुकी है। हालांकि अब तक सीबीआई की ओर से कुछ नहीं कहा गया है। ऐसे में सवाल है, लॉकेट चटर्जी को हॉस्पिटल में मानव अंगों की तस्करी की जानकारी कहां से मिली। 2001 में सौमित्र विश्वास आरजीकर में वहां का उसको मतलब गले में पूरा फांस लगा के उसका बॉडी मिला था। 2003 अरिजीत दत्तो, 2003 में प्रवीण गुप्ता, 2016 डॉक्टर गौतम पाल आरजीकर मेडिकल कॉलेज में वहां पे अध्यक्ष थे, वहां पे उसका डेड बॉडी मिला था। 2020 में पौलोमी साहा जब कोविड के टाइम में वहां से ऊपर से उन्होंने खुदकुशी किया था। 2023 में सुब्रज्योति दास आरजीकर में से वहां से भी उसका लोग को उसको सुसाइड में बॉडी मिला था। तो इतने सारा जो हिस्ट्री है वो आरजीकर में है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में काले कारोबार को लेकर ये कोई पहला दावा नहीं है। 8 और 9 अगस्त की दरमियानी रात को हुई रेप और मर्डर की वारदात से अब तक कई दावे हो चुके हैं। एक दावा करप्शन, ड्रग्स और सेक्स रैकेट से भी जुड़ा है। आरजीकर हॉस्पिटल में जिस तरीके से भ्रष्टाचार हो रहे थे, उनके खिलाफ आवाज उठाना चाहती थी। बदला लेने के लिए इस तरीके से अमानविक तरीके से, निष्ठुर तरीके से इन पे हमला किया और हत्या कर दी। यानी आरजीकर मेडिकल कॉलेज में कुछ तो ऐसा हो रहा था जिसका सच सामने आना अभी बाकी है। सीबीआई से जुड़े सूत्र बता रहे हैं कि अस्पताल के कुछ गार्ड्स और कोलकाता पुलिस के कई जवान सीबीआई के रडार पर हैं। दरअसल किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले सीबीआई हर सुराग, दावों और आरोपों को खंगाल रही है
ताकि इस केस के सच को बेनकाब किया जा सके। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में काले कारोबार को लेकर अब तक जितने भी दावे किए गए हैं, उनमें से ज्यादातर आरोप राजनीतिक दलों के नेताओं की ओर से लगाए गए हैं। इस बीच आरजीकर मेडिकल कॉलेज में डिप्टी सुपरिटेंडेंट की पोस्ट पर रह चुके अख्तर अली का दावा सनसनी बढ़ाने वाला है, क्योंकि इस दावे ने रेप और मर्डर केस के तार सीमा पार बांग्लादेश तक जोड़ दिए हैं। अख्तर अली का आरोप है कि पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष की शह पर आरजीकर मेडिकल कॉलेज में गलत तरीके से बायोमेडिकल वेस्ट का निपटारा किया जा रहा था। बायोमेडिकल कॉलेज वेस्ट, जिसमें सीरिंज, हैंड ग्लव्स, स्लाइन बॉटल शामिल थे, जिसे तस्करी के जरिए बांग्लादेश भेजा जा रहा था। अख्तर अली ने हॉस्पिटल के टेंडर में भी कमीशन खोरी का आरोप लगाया है। कि मैंने जब आवाज उठाया था तो मैंने सबसे पहले उनको पकड़ा था बायोमेडिकल वेस्ट जो डिस्पोज होता है, जैसे डिस्पोजेबल यूज सिरिंज, और उसमें तो बांग्लादेशी सिटीजन, जब हमने इंक्वायरी किया था, ये सारा माल जो है बांग्लादेश रिसाइकिल होता था। ऐसे लोगों को खुला छोड़ना मतलब समाज के लिए रिस्क है। आरजीकर के रेप और मर्डर मामले के सामने आने के बाद अब आरजीकर अस्पताल के प्रशासन पर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं। कोई कह रहा है करप्शन था, कोई कह रहा है तस्करी के मामले भी शामिल हैं। लेकिन सवाल ये है कि इस पूरे चक्रव्यूह के घेरे में अगर सेंटर पॉइंट कोई है तो वो है डॉक्टर संदीप घोष। ऐसी जानकारी है कि बीते कुछ सालों में आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हो रहे गलत कामों की कई बार शिकायत की गई, लेकिन कभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके पीछे पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष की सियासी ताकत को अहम वजह बताया जा रहा है, जिनके पीछे टीएमसी की ममता बनर्जी सरकार का हाथ होने की बात कही जा रही है। सिर्फ आरजीकर मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल को लेके पिछले 3 साल में इतना कॉम्प्लेन, ऐसा तो नहीं हो सकता कि सबका साथ उसका पर्सनल राइवलरी है, सब झूठ बोल रहा है। सब इसको लेके जब इतना कंट्रोवर्सी हो रहा है तब तो सोचना चाहिए। रेप और मर्डर की कड़ियां 23 साल पहले 2001 में आरजीकर मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में एक छात्र की मौत से जुड़ने लगी है। सौमित्र विश्वास नाम के छात्र का शव हॉस्टल के कमरे में लटका हुआ मिला था। तब अधिकारियों ने छात्र की मौत को आत्महत्या करार दिया था, लेकिन मेडिकल कॉलेज के कई छात्रों ने आरोप लगाए थे कि सौमित्र विश्वास ने अश्लील तस्वीरें और वीडियो शूट करने वाले नेक्सस को उजागर करने की कीमत चुकाई थी। इधर बीच रेप मर्डर केस में पीड़ित परिजनों ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज के स्टाफ पर गंभीर आरोप लगाए। आरजीकर जेते আর ভালো লাগে না, आरजीकर जेते আর ভালো লাগে। तो क्या ट्रेनी डॉक्टर को किसी खतरे का अंदेशा था? डॉक्टर बिटिया आरजीकर मेडिकल कॉलेज क्यों नहीं जाना चाहती थी? रेप और मर्डर की घटना के 10वें दिन पीड़ित परिजनों की ओर से किया गया खुलासा चौंकाने वाला है और पश्चिम बंगाल का पूरा सिस्टम सवालों में है। फिर चाहे वो शासन, प्रशासन, पुलिस हो या फिर आरजीकर मेडिकल कॉलेज का स्टाफ। जो डिपार्टमेंट पूरा इसलिए इन्वॉल्व है इसमें, शमशान घाट के बारे में, उधर 3 बॉडी पड़ा हुआ था, लेकिन उसका पहले ही हमारा लड़की का बॉडी जला दिया गया। पीड़ित परिजनों के आरोप आरजीकर मेडिकल कॉलेज में करप्शन, सेक्स, ड्रग जैसे रैकेट या कहिए काले कारोबार के संचालन से जुड़े आरोपों को और ज्यादा पुख्ता करते हैं। अब सवाल है, पश्चिम बंगाल का शासन प्रशासन क्या छिपाने की कोशिश कर रहा है? निर्भया के अंतिम संस्कार में जल्दबाजी क्यों की गई? क्या किसी सच से पर्दा उठने का डर था? और अब तक कॉलेज प्रबंधन ने पीड़ित परिजनों से संपर्क क्यों नहीं किया? निर्भया के माता पिता के कई सवाल हैं। वो चाहते हैं कि उनकी बेटी को जल्द से जल्द इंसाफ मिले, केस का सच सामने आए, लेकिन इंसाफ में देरी से पीड़ित परिजनों का सब्र जवाब देने लगा है। निर्भया केस के 10 दिन हो चुके हैं, लेकिन अब तक सिर्फ एक आरोपी संजय रॉय की गिरफ्तारी हुई है। रेप मर्डर केस सामने आने के तुरंत बाद जिस तरह सेमिनार हॉल के पास कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हुआ, वो संदेह पैदा करने वाला है।
নিশ্চয়ই কোনো কিছু চাওয়ার চেষ্টা হচ্ছিল। আমার মেয়েকে এখন তো মনে হচ্ছে ওখানে যে মার্ডার করেছে এর কোনো মানে। पीड़ित परिजनों को सिर्फ सेमिनार हॉल में तोड़फोड़ को लेकर ही संदेह नहीं है, बल्कि उन्हें शक है कि वारदात को किसी और जगह अंजाम दिया गया और फिर सबूत मिटाने के लिए शव को सेमिनार हॉल में रखा गया। पीड़ित परिजनों को कोलकाता पुलिस और अस्पताल प्रबंधन की ओर से दी गई पूरी थ्योरी पर संदेह है। सबसे ज्यादा गुस्सा पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार पर है। আমরা সাথে সাথেই পৌঁছেছি, গাড়ি নিয়ে যতটা টাইম লাগে। ममता बनर्जी ने कहा था कि अपराधी को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है। एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। मुझे यकीन है कि इस घटना में और भी लोग शामिल हैं। मुझे लगता है कि इस घटना के लिए पूरा विभाग जिम्मेदार है। पुलिस ने बिल्कुल भी अच्छा काम नहीं किया। मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री प्रदर्शन को रोकने की कोशिश कर रही हैं। आज उन्होंने यहाँ धारा 144 लगा दी ताकि लोग प्रदर्शन न कर सके। पीड़ित परिजनों ने पश्चिम बंगाल की ममता सरकार की ओर से घोषित मुआवजे की रकम लेने से इनकार कर दिया है। इस गुस्से की वजह भी है कि ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर की वारदात को शुरुआत में आत्महत्या का रूप देने की कोशिश हुई और यही जानकारी पीड़ित परिजनों को दी गई। सुनिए मृतक डॉक्टर की मां ने क्या कहा। প্রথমে পুলিশ বলেনি, প্রথমে হসপিটাল থেকেই ফোন করা হয়েছিল যে আমরা আরজিকর হসপিটাল থেকে বলছি। पहले हमें अस्पताल से फोन आया कि आपकी बेटी बीमार है, फिर फोन कट गया। उसके बाद जब मैंने फोन करके पूछा कि क्या हुआ तो उन्होंने मुझे अस्पताल आने को कहा। जब हमने दोबारा फोन किया तो फोन करने वाले ने खुद को असिस्टेंट सुपरवाइजर बताया और कहा कि आपकी बेटी ने आत्महत्या कर ली है। वो गुरुवार को ड्यूटी पर गई थी। हमें शुक्रवार को सुबह 10:53 पर ये फोन आया। जब हम वहाँ पहुँचे तो हमें उसे देखने नहीं दिया गया। हमें उसे 3 बजे देखने दिया गया। उसकी पैंट खुली हुई थी, उसके शरीर पर केवल एक कपड़ा था, उसका हाथ टूटा हुआ था, उसकी आंखों और मुंह से खून निकल रहा था। उसे देखकर ही लग रहा था कि किसी ने उसकी हत्या की है। मैंने उनसे कहा कि ये आत्महत्या नहीं, हत्या है। हमने अपनी बेटी को डॉक्टर बनाने के लिए बहुत मेहनत की, लेकिन उसकी हत्या कर दी गई। कोलकाता के पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल, जिन्हें ममता बनर्जी सरकार का करीबी बताया जाता है, शुरुआत से ही उनकी भूमिका पर सवाल उठते रहे हैं। हालांकि इस बारे में जब टीएमसी सांसद सुखेंदु शेखर रॉय ने सोशल मीडिया पर टिप्पणी की तो कोलकाता पुलिस ने जवाब तलब कर लिया। अब पीड़ित परिजनों ने विनीत गोयल पर सवाल उठाए हैं। আমি বলেছি আমার মেয়ের এই অবস্থা দেখে কেউ বলবে না সুইসাইড করেছে। पुलिस कमिश्नर ने हमारे साथ बिल्कुल भी सहयोग नहीं किया। उन्होंने बस जल्द से जल्द मामले को दबाने की कोशिश की। उनकी कोशिश थी कि जल्द से जल्द पोस्टमार्टम करवाकर शव को हटाया जाए। না মানসিক একটা প্রেশার ছিল, কাজের প্রেশার ছিল। कोलकाता पुलिस और पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल की कार्यशैली से पीड़ित परिजनों का भरोसा पूरी तरह उठ चुका है। उन्हें उम्मीद है कि सीबीआई की जांच में रेप और मर्डर केस का पूरा सच सामने आएगा। अनगिनत आरोप और तमाम सवालों के बीच सीबीआई रेप और मर्डर केस की गुत्थी सुलझाने में जुटी। इस कड़ी में सीबीआई ने आरोपी संजय रॉय का साइकोलॉजिकल टेस्ट किया ताकि वारदात वाली रात को आखिरी 35 मिनट में क्या हुआ उसका सच सामने लाया जा सके। टेस्ट के दौरान क्या सामने आया, इस रिपोर्ट में देखिए। क्या कत्ल की मंशा से मेडिकल कॉलेज गया था आरोपी? क्या आरोपी संजय रॉय ट्रेनी डॉक्टर को पहले से जानता था? सेमिनार हॉल में जाने की वजह क्या थी? ऐसे और भी कई सवालों के जवाब के लिए सीबीआई ने आरोपी संजय रॉय का साइकोलॉजिकल टेस्ट किया। इस दौरान रेप और मर्डर केस से जुड़ा हर वो सवाल पूछा गया जिससे 8 और 9 अगस्त की वारदात का सच सामने लाया जा सके। साइकोलॉजिकल टेस्ट के लिए सीबीआई की सीएफएसएल की टीम सुबह ही कोलकाता पहुंच गई। दरअसल केस की जांच में जुटी सीबीआई ये समझना चाहती है कि आरोपी संजय रॉय की मनोस्थिति क्या है और घटना वाली रात मेडिकल कॉलेज के सेमिनार हॉल में जाने की उसकी असली मंशा क्या थी। साइकोलॉजिकल टेस्ट के दौरान आरोपी संजय रॉय का लेयर्ड वॉइस एनालिसिस भी किया गया ताकि उसके सच और झूठ का पता लगाया जा सके। सूत्रों के मुताबिक साइकोलॉजिकल टेस्ट के दौरान आरोपी संजय रॉय से कई सवाल पूछे गए। मसलन
तुम्हारे परिवार में कौन कौन है, कितने मोबाइल फोन हैं और उनके नंबर क्या हैं। तुम्हारी किसी से दुश्मनी है, अगर है तो कौन है। घटना के दिन किस किस से मुलाकात की। वारदात की रात शराब पी थी, अगर पी थी तो कितनी। तुम सेमिनार हॉल में क्यों गए, तुमने पीड़िता को कहां देखा, क्या पीड़िता से कोई बात हुई थी। वारदात के बाद तुम कहां गए। तुम्हारे फोन से पॉर्न वीडियो मिले, लत कब से है। ऐसे और भी कई सवाल आरोपी संजय रॉय से किए गए, जिनके जवाब की डिटेल जानकारी अभी आनी बाकी है। पहले ये समझिए कि साइकोलॉजिकल टेस्ट होता क्या है। टेस्ट के जरिए आरोपी की आदत और व्यवहार को समझा जाता है। टेस्ट के दौरान मनोचिकित्सक आरोपी से कई तरह के सवाल करते हैं। जवाब से आरोपी के जहन में घूम रही बातें समझी जाती हैं। जवाबों के जरिए जुर्म का मकसद पता करने की कोशिश की जाती है। साइकोलॉजिकल टेस्ट आरोपी का मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन होता है, जिससे क्राइम सीन की वजह का पता लगाया जा सकता है। खास बात यह है कि साइकोलॉजिकल टेस्ट के लिए कोर्ट के आदेश की जरूरत नहीं होती। शायद यही वजह है कि सीबीआई ने सबसे पहले साइकोलॉजिकल टेस्ट का रास्ता चुना। बताया जा रहा है कि अगर टेस्ट के दौरान मिले जवाब से सीबीआई संतुष्ट नहीं होती है तो फिर कोर्ट की परमिशन से नार्को टेस्ट, ब्रेन मैपिंग और लाई डिटेक्टर टेस्ट का सहारा लिया जा सकता है। सीबीआई की नजर आरोपी के टेस्ट के साथ ही क्राइम सीन पर भी है, जिसे समझने के लिए सीबीआई लेजर तकनीक का सहारा ले रही है। इस तकनीक के जरिए आरजी कर मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी वार्ड की जांच और 3D मैपिंग की गई।